करा ये वाली स्लाइड। अब देखो हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे कि जैसे मान लो दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का है, एक 15 न्यूटन का है। दो फोर्स कैसा है बेटा जी, एक 10 न्यूटन का है, एक 15 न्यूटन का है, और ये कहा जा रहा है कि एक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट ऑफ एंगल 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं बेटा, 45 डिग्री पर। तो जब ये 45 डिग्री, तो हम क्या लेंगे, कॉस 45 डिग्री लेंगे। मुझे बताओ कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 1। अच्छा 1 होती है, नहीं 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/√2। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे हो जाएगा, पहली बात तो ए और बी क्या है, ए है हमारा एक 10, तो बी है हमारा 15 मतलब आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्या है, देखो आर की अभी हम लोग ने पढ़ा, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट राइट, ऐसे निकालेंगे। तो एक है हमारा 10 का स्क्वायर प्लस क्या है 15 का स्क्वायर प्लस क्या है 2 इंटू 10 इंटू 15, ठीक है, और कॉस 60 डिग्री इंटू 1/√2। समझ में आ गया। फिर आप क्या निकालोगे, आर निकालने के लिए अंडर रूट निकालोगे, जो आंसर आएगा उसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ में आ रहा है बेटू। हाँ, कैसे निकाल पाओगे बताओ। देखो एक चीज़, इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं इसको ढक रही हूँ बट मैं आपको यहाँ पे समझा भी दे, छोड़ो इतना काम कौन करे। देखो बोला है क्वेश्चन, मान लो कि मेरे पास एक यूनिट वेक्टर 1 है और एक यूनिट वेक्टर n2 है, आप कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है वो nr जो है वो है n1 प्लस n2 का, ठीक है, क्लियर है। और दोनों का सम जो है वो बोला है कि ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर है, तो मुझे ये चीज़ फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब क्लियर है। अब देखो एक चीज़ मैं तुमको और बताऊंगी, मेरे को अगर एन आर का स्क्वायर निकालना पड़े इसके रेस्पेक्ट में, तो मैं कैसे निकालूंगी बताओ, n1 प्लस n2 डॉट n1 प्लस n2, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 कॉस थीटा, होगा कि नहीं बताइए, होगा ना। यस मैम। हाँ, अब ये चीज़ हो गई। अब मान लो कि मुझे पता है, क्या पता है मुझे पता है कि ये सब के सब कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा इजिकल टू एन आर का स्क्वायर, कर सकती हूँ। हाँ, अब माइनस वाले पे आ जाओ, माइनस वाले पे आ जाओ, माइनस वाला क्या बोल रहा है, कर सकते हैं ना। अब माइनस वाला करो, देखो कितना आ रहा है, चलो माइनस वाला कर दे रही हूँ। ये मान लो मेरा माइनस वाला इज इक्वल टू एन डी है, कुछ भी, तो एन डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 डॉट n1 माइनस n2, ठीक है, इजिकल टू n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस मैम। अब देखो एक चीज़ कि 2 माइनस 2 कॉस थीटा, अब देखो ये भी खुद में भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी खुद में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वल टू 1 कर सकते हैं, इसको भी इक्वल टू 1 कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, हो सकता है कि नहीं बताइए।
हो सकता है ना बाबू? यस मैम। हाँ, तो बस ये जैसे ही ऐसे हो गया तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या है, कॉस यहाँ पे माइनस में है, तो एक काम करो, कॉस को प्लस करो और 1 माइनस 1/2 करो तो 1/2 आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया। क्लियर? यस मैम। ये वाला आप एक बार क्लास खत्म होने का फिर से खुद के अपने हाथ से निकालना, और ये वाला क्वेश्चन भी अपने हाथ से निकालना। ठीक है, सॉल्व है, पहले कोशिश करना खुद से करने की, नहीं हो पाए तो फिर से खुद से मैं देख के करना। ओके, ठीक है। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। अच्छा, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल निकालने को बोला है, यानी कि कॉस थीटा निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है? कॉस थीटा निकालना। ठीक है, और दो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट भी है, वो भी इसी के इक्वल ही है। समझ रहे हो बात को? जानते हैं कि ये जो होता है वो होता है ऐसा। सबके ऊपर हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं कभी किसी के ऊपर लगाना एरो भूल जाऊं तो आप जरूर ध्यान से लगाना बेटा जी, ठीक है? ओके मैम। ये ऐसे होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अगर मैं ये स्क्वायर रूट को हटा दूं तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी बेटा जी? ये कुछ ऐसी हो जाएगी ना, बताओ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यस मैम। 2ab cos थीटा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे बोला कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो दोनों को मैंने f रख दिया, ठीक है। सपोज कर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2f ऐसा हो जाएगा प्लस 2f ऐसा हो जाएगा, ये भी तो स्क्वायर ही हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? और इधर मेरा बोला है कि रिजल्टेंट भी उसी के ही बराबर है, तो यानी कि मेरा यहाँ पर भी f स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? बताओ। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं बाबू, तो क्या मैं इसको 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 कैंसिल करके नहीं कर सकती? मतलब यहाँ पर मैं 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा नहीं लिख सकती? लिख सकते हो। लिख सकती हूँ ना। फिर मैं क्या करूंगी, अब 2 cos थीटा इजिकल टू 1 माइनस 2 लिखूँ या -1 लिखूँ, बात एक है। तो क्या मैं cos थीटा इजिकल टू -1/2 लिख सकती हूँ? यस मैम। लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब देखो, ये माइनस में आ रहा है और cos थीटा है, तो cos माइनस टाइम्स में आएगा, यानी कि ये 180 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री का होगा। ये क्या हो जाएगा, 120। माइनस इतना है, तो इससे अच्छा मैं कॉस जो आपका थीटा हो जाएगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि कॉस थीटा आपका 1/2 कब होता है, जब ये कॉस 60 डिग्री होती है, 30 नहीं, साइन 31/2 होता है। क्या याद करते हैं हम लोग, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये साइन के लिए होता है, लेकिन कॉस क्या चलता है, कॉस इसका ऑपोजिट चलता है ना बाबू। कैसे शो कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसमें एक लॉ होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसका जो वेक्टर है, एक ऐसा ले लिया, एक ऐसा ले लिया, और एक क्या बोलते हैं, पहले वाले के दूसरे के टेल से, पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया भाई, समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो, इसने सारे दिए हैं p इजिकल टू 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। तो जब p का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम इधर माइनस का जब निकालते हैं स्क्वायर तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही आ जाता है, इसलिए 9 + 4 + 1 का अंडर रूट इजिकल टू 14 का अंडर रूट, राइट। इसी तरह दूसरे वाले का निकालेंगे, क्यों क्या निकालेंगे बेटा बताओ, 1 का स्क्वायर, 3 का प्लस स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 9 + 25, कितना होगा आंसर बताओ, 35। 35 का स्क्वायर, ठीक है, 35 का स्क्वायर हो गया। अब रिजल्टेंट निकालना है बेटा जी, रिजल्टेंट इसने दिया है, ये क्या है रिजल्टेंट, निकालो। और मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और सी वाले वेक्टर को मैंने क्या बता दिया, आपका √2 टाइम्स ऑफ द आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने मान लो ए मान लिया था, तो √2 टाइम्स ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? और ये दोनों चीज बेटा मेरी गिवन है, क्या है, गिवन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम, क्या बोला है, एंगल बिटवीन देम। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इन तीनों को, क्या बोला है, अगर मैं इन तीनों को ट्रायंगल में डालूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगी कि नहीं, बताओ, होगा 180 डिग्री? यस मैम। ओके। अब उसने बोला है दो इक्वल है, यानी कि एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो एंगल भी जब इक्वल होंगे तो मान लो मैंने अल्फा इजिकल टू बीटा बोला और बोल दिया कि चलो दोनों अल्फा है तो दोनों को अल्फा ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि मेरा गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा होगा कि नहीं, बताओ। होगा, होगा। अब मेरे पास रेशियो क्या होता है बेटा जी, मेरे पास रेशियो होता है कि a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अब मेरे पास ये करो या ये करो, बात तो सेम है, तो मैं इसको स्केप करके मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, कर सकती हूँ ना। ठीक है, अब गामा इसने बोल दिया कि 180 माइनस 2 अल्फा, तो मैं ये लिखती हूँ भैया कि a अपॉन साइन अल्फा, और ये हो जाएगा c की वैल्यू रूट टू a, तो भैया लिख दिया मैंने। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ गामा की जगह 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताओ। हम दोबारा बता दो वाला स्टेप। ये वाला स्टेप देखो, हमारे पास ये तो थ्योरम है, ये तो हमारे पास थ्योरम ही है। ठीक है, और इसने बोला ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल है, तो मैंने इस वाले को हटा दिया, मेरे पास बचा ये और ये। ठीक है, ओके। अब देखो, इसने एक रिलेशन बता रखा है कि 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ ए, किसकी मैग्नीट्यूड, सी की मैग्नीट्यूड, तो मैंने सी की जगह इसको पुट कर दिया। यस मैम। और गामा अभी हमने बताया कि ये 180 माइनस 2 अल्फा है, तो मैंने वो लिख दिया। अब ठीक है, यस मैम। यस। अच्छा अब देखो, ये ए का मैग्नीट्यूड कट गया ना, तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन साइन अल्फा, और इधर बचा रूट 2। ठीक है, अब 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये क्या होता है, साइन 2 अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ बाबू पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है 10th की, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट 2 अपॉन साइन 2 अल्फा। क्लियर है, अच्छा। अब जब साइन 2 अल्फा खुलता है, साइन 2 अल्फा इजिकल टू ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, रूट 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और 2, तो ये कट के नीचे रूट 2 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। इसका साइन अल्फा कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन 2, अरे रूट 2 कॉस अल्फा इजिकल टू 1, तो ये उधर जाएगा, तो कॉस अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, कॉस अल्फा इजिकल टू 1 अपॉन रूट 2, तो अल्फा इजिकल टू 45 डिग्री हो गया। समझ गए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के एक फोर्स है। ठीक है, तो ये कितना एंगल है, 30 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब देखो, ये तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन है बेटा जी, क्या है इसका वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड बताओ क्या है मेरे को, 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, लेकिन एंगल क्या है 30 डिग्री के, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी, कॉस थीटा, ए एक्स कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट, और क्या हो जाएगी ए वाई साइन थीटा, होगा कि नहीं, होगा ना बाबू। यस मैम। तो अब मैं एंगल तो क्या है 30 डिग्री, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे बताओ, बिना देखे बताना। जैसे कि ये ए एक्स है तो 10 हो जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगी, तो कॉस 30 क्या होती है, रूट 3/2, 10 इंटू रूट 3/2। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, 10 sin 30। 10 साइन, वेरी गुड, तो 10 साइन 30 यानी कि 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक 5 है और एक ये 5 रूट 3 है, 5 रूट 3 है। समझ में आ गया ना। यस मैम। तो इसका मतलब क्या कि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स पता चल गया, वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स पता चल गया। क्लियर है बाबू, यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है कि द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए इज दिस रेस्पेक्टिवली, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए प्लस बी आर 10 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। ये चीज़ समझ में आई, मैंने आपको बोला कि ए वेक्टर ऐसा है, ए प्लस बी वेक्टर मेरा ऐसा है, और अगर कभी ए एक्स ए वाई और बी वाई कोई हमारा गिवन वेक्टर है, तो अगर मुझे सम करना है तो मैं सम ऐसे करती हूँ। ठीक है, सम हम लोग ऐसे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 4 प्लस बी एक्स आई और 6 प्लस बी वाई जे इजिकल टू ये। क्लियर है, अब मैं इसको कंपेयर करूँगी, तो 4 को तो 6 से कंपेयर करूँगी, ये 4 प्लस बी एक्स इजिकल टू 10, तो क्या मैं इसमें से बी एक्स इजिकल टू 6 नहीं ला सकती, ला सकती हो ना, ये आई टाइम्स हो जाएगा, और जे के कंपोनेंट्स को कंपेयर करो, 6 प्लस बी वाई इजिकल टू क्या होता है 9। ठीक है, तो बी वाई क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इजिकल टू 3, तो मेरा बी वाई क्या हो जाएगा 3j। इसका मतलब बी के रिजल्टेंट क्या है 6i प्लस 3j। क्लियर है पारुल, तो लेंथ ऑफ बी कैसे हो जाएगी,
लेंथ ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा, वही कॉम्पोनेंट्स, यानी कि वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड मांगा है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आप क्या बोलोगे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 36 प्लस 9 क्या होगा बताइए, 45। 45 का अंडर रूट क्या होगा, 9 पंजे 45, यानी कि 3√5। ठीक है, क्लियर है। अब बोला है एंगल, यानी कि tan अल्फा बीटा का, तो ये क्या हो जाएगा बी वाई अपॉन बी एक्स, यही तो निकाल रहे थे। तो बी वाई क्या है तुम्हारा 6 नहीं 3 है, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। क्लियर है ना, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया, वो बी निकाल लिया, फिर हमने उसका लेंथ निकाल लिया, फिर हमने उसका एंगल निकाल लिया। क्लियर है ना बाबू। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। करो इसे, करो इस क्वेश्चन को, लिख लो खाली 3i 2j 4k, और ये करो इस क्वेश्चन को। पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना अलग अलग। क्यों मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट निकालना, हाँ मैग्नीट्यूड निकालो ना, ऐसे भी निकालो वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकालो। देखो अगर मैग्नीट्यूड वाला कार्यक्रम करोगे ना बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मैग्नीट्यूड वाला कार्यक्रम करते हो ए डॉट बी का, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको कॉस थीटा भी चाहिए बेटा जी, चाहिए कि नहीं बताओ, चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो मेरे पास एक और तरीका है, ये वाला भी तो तरीका है कि नहीं, है ना। करो ये वाला तरीके से, क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। हाँ करो ये वाले तरीके से, प्लस माइनस अच्छे से देखना। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और उसके बाद क्या करूँ। अरे तो बाबू मैंने तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को मना भी तो किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो मेरे पास कॉस थीटा होना चाहिए ना, मेरे पास कॉस थीटा कहाँ दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे ना। समझ में आ रहा है अरुण, हम ये वाला तरीका अपनाएंगे बेटा। मतलब अगर मेरे पास ए एक्स क्या है, ए एक्स है आपका 3 और बी एक्स क्या है 2, ए वाई क्या है 2, बी वाई क्या है -3, ए जेड क्या है -4, बी जेड क्या है -6। अब इसका ए एक्स बी एक्स निकालो 6, ए वाई निकालो -6, ए जेड बी जेड निकालो +24। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा 6 -6 +24, ये तो ये कट गया, मेरा बना डॉट प्रोडक्ट का आंसर 24 आया। समझ में आया, बताओ। देखो अगर आप ये चीज़ निकालते तो आपको क्या दिक्कत आती, आपको एक दिक्कत आती ना बेटा जी, दिक्कत आती है आपको, समझ गए। अब देखो अगर उसने ये सारी चीज़ें कवायद करती कि P+Q अगर ऐसा दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, कॉस थीटा हमें ज़रूरत पड़ेगा हमेशा, और बिना कॉस थीटा के तो हम कर भी नहीं सकते, और कॉस थीटा दिया नहीं है। समझ में आ गया, हाँ आगे बढ़े। तो कुछ रूल्स बताए हैं इसने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या बताए हैं, कि अगर मान लो मेरे पास कॉस थीटा कैसे, अरे कुछ नहीं दिया है चलो, देखिए कि ये कहा है कि अगर मुझे कभी बोले कि एंगल बिटवीन देम निकालो, ठीक है, एंगल बिटवीन देम बोलता है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है, तो यानी कि हम कॉस थीटा निकालेंगे, दोनों के बीच का कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो बस ये काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, ओके, और भी सॉल्यूशन करना है तो और सॉल्यूशन कर लो। ए डॉट बी निकाल लिया, ए वेक्टर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, फिर इंटू करो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, समझ में आ गया बेटू, हाँ क्लियर है ना। यस मैम। हाँ, अब दूसरा बोला है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू हो जाए a माइनस बी के, तो a और b के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है, ये प्रूव किया है उसने, अपने को प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, पर अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन करे तो कर लेना, कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये हमारा जो वेक्टर आया इसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सो इन बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। एक में हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और एक में हम लोग पैराग्राफ निकाला। ठीक है, इज इट सिंपल, सिंपल है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो अ कार इज मूविंग, क्या है सर्कुलर ट्रैक पे with a constant speed of 20 meter per second shown in the figure. At different times the car A, B, C respectively find the changes in velocity.
ए टू सी एंड ए टू बी, ए टू सी और ए टू बी, ठीक है। अब देखो जब वो ए टू सी जा रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से जा रहा है, ठीक है, ओके। एक बार ए टू सी में, ए में उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और सी में उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, यस मैम, ठीक है। इसका मतलब क्या कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, माइनस हो जाती है, माइनस, ठीक है। तो इसने क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो वी सी माइनस ऑफ माइनस वी ए, क्योंकि वेक्टर क्या है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। सो आई विल डू दिस, तो मेरा 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, यस मैम, ठीक है, ओके। नाउ सी, जब वो बी से ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, तो मुझे बताओ ए टू बी ऐसे, क्लियर। तो इस समय क्या करेंगे, इस समय क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बेटा। तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मतलब बी जो है वेलोसिटी वो मैंने चेंज की यहाँ पर, ठीक है। जब मैंने इसको माइनस साइन में लिखा, देखो जहाँ तो हम दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाने के बावजूद भी एक मेरा नेगेटिव जाएगा, ओके। क्यों करेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का प्लस ही, लेकिन एक मेरा नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, क्लियर। यस मैम, अब निकाल लो इसका मतलब, ये निकाल सकते हैं हम, ये तो फिर उसने क्या निकाला, इसको निकाला और फिर उसने दोनों के बीच का एंगल निकाल दिया, क्लियर है, यस मैम, हो जाएगा। यस मैम, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। अरे भाई यूनिट वेक्टर ये तो इजी है, हो जाएगा ना बाबू। यस मैम, यूनिट वेक्टर है तो पहले ही तुम मान लोगे भैया कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, तो पहले तुम सी को मान के ही इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला रखना, इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू अ रिजल्टेंट दिस, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन देगा। मतलब पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, चलो इसको हम निकालते हैं, इसको हम करते हैं आपके लिए। क्या बोला है कि डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट। अब पहले तो देखेंगे रिजल्टेंट क्या है इसका, किसका, ए प्लस बी का। तो आई आई जोड़ना है, तो 3 + 2 आई, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। -5 + 4 जे और 7 - 3 के, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 आई - j और +4 के, ठीक है। अब बोला है इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, मान लो समथिंग वो ऐड कर रहा है, तो मेरा जो है गिव्स अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर देगा, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर का तो पूरा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, और वो होगा z डायरेक्शन के अलावा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ j की वैल्यू लेनी है, यही मैं तुम्हें बताने चाह रही थी, ठीक है। दोबारा बता दो एक बार। देखो यहाँ पे क्या बोला है, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन कौन लेता है, ये देता है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन है, क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर वेयर दिस एंड दिस, ठीक है। इन दोनों a + b का यूनिट वेक्टर निकालना है, पर मेरे पास a दिया हुआ है, a क्या है, तो ये a + b निकालो, क्या हो जाएगा, 2 + 3i प्लस -1 - 2j प्लस 3 - 2k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5i माइनस, दोनों ही माइनस है क्या, -1 - 2 -3j और इधर हो जाएगा +k। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो, 25 + 9 + 1 10 35 ना, यस मैम, तो √35 और तो इसका हो जाएगा 5/√35i प्लस माइनस होगा 3/√35j प्लस 1/√35k, क्लियर। यस मैम, ओके आगे बढ़ देखते हैं भैया इसका क्या है, क्या हो गया, ठीक है, मैच कर रहा है हम लोग का। यस मैम, ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 and 6 न्यूटन, ठीक है। एक पॉइंट पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट न्यू फोर्स व्हेन एक्टिंग पॉइंट इज एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। मतलब दो कोई भी फोर्स तुम्हें लेने हैं बेटा जी, ठीक है, ये वाला मैं करवा दे रही हूँ आपको। देखो मेरे को कोई भी 2 फोर्सेज लेने, मान लो सपोज करो a और b, ए एंड बी मैंने 2 फोर्स लिए। अब ग्रेटेस्ट फोर्स क्या होगा, मतलब a + b का ही ग्रेटेस्ट फोर्स हो सकता है, ये बता दिया 10 न्यूटन, और a - b क्योंकि लीस्ट फोर्स होगा तो ये बता दिया मैंने 6 न्यूटन, क्लियर है। अच्छा अब a + b पता है, a - b पता है, तो इसको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। क्या होगी बताओ, a
माइनस एक ए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू बी, तो बी में पुट करो ए प्लस ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू 10, तो 2a माइनस सिक्स इज इक्वल टू 10, तो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, a इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 2 न्यूटन हो गया। Yes, ma'am, अच्छा, yes. अब उसने क्या बोला है कि इफ ईच ऑफ द फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, मतलब ए जो न्यू ए होगा वो पुराना a प्लस 3 न्यूटन, और जो न्यू बी होगा वो पुराना b प्लस 3 न्यूटन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पुराना तो a है 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 2 plus 3. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 Newton. क्लियर। अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बेटा जी, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम कॉस एंगल 90 डिग्री देखेंगे, क्यों, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जब देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab कॉस थीटा, यही तो होता है रिजल्टेंट का अंडर रूट। Yes, लेकिन ma'am. कॉस तो 90 डिग्री बोला, यानी कि ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Zero हो कॉस 90 तो हमारा लेने को Zero पड़ा हो है। तो मेरे पास ये चीज़ तो पूरी चली गई, बस बचा ये, तो ए स्क्वायर क्या है 11 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है 5 का अंडर रूट, तो निकालो Yes. निकालो 121 प्लस 25 का अंडर रूट। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं। No, ma'am, no. चलो अब आंसर निकाल लेना बाद में। टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो दिस गिव द रिजल्टेंट दिस इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाना है, बट इनका रेशियो दिया गया है बेटा जी, जो कि 3:5 का है। याद करिए जब आप लोग बचपन में रेशियो वाले कुछ पढ़ते थे तो बोलते थे क्या कि ये किसी वेरिएबल एक्स के बराबर है, तो एक हो जाता है था आपका 3x और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 5x। समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. तो बस उसके जगह पे एक्स एक्स वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्यों क्यों क्योंकि हमें रिजल्टेंट बता दिया है। करिए इसको जरा सा, इस क्वेश्चन को। Yes, ma'am. आगे क्या है कि फिर से क्वेश्चन, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी इज ऑफ 100 मीटर पर सेकंड सॉरी इज 50 मीटर पर सेकंड फाइंड द अदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बोल दिया गया है, दूसरा कंपोनेंट निकालना है। एक कंपोनेंट बोल दिया, दूसरा कंपोनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे। बताऊं, बता दो. बता दो, चलो देखो। जब हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और ऐसे कंपोनेंट होते हैं। मान लो वी एक्स जो है, चलो कर नहीं रहा है। मान लो मेरे पास जो कंपोनेंट वी एक्स है वो क्या होता है वी कॉस थीटा, ठीक है, और बोला है ये 50 के बराबर है, सपोज करो, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जब ये 50 के बराबर है और मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं बेटा जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और टोटल आपका क्या है, ये है क्या कहते हैं आपका 100 है। एक आप तो हम सीधा सीधा मेरे को साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास वी सॉरी हाँ, तो हम वी एक्स एक है और एक वी वाई है, दोनों का जोड़ आपका 100 है, एक कंपोनेंट आपका क्या है 50 है, Because तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, गेस करो। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, चलो ठीक है, ये कर लूंगी मैं. ये कर लोगे। हम्म. फिर देखो प्रूव दैट दिस इज इक्वल, अरे यार ये भी कर ही लोगे, इसमें तो क्या है प्रूव करना है। लॉस तो हमें पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये कर लेंगे अपन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ गया ये वाला, अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग z डायरेक्शन, ठीक है, ओके, कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स f। अब ये फोर्स उस पर लगाया गया है, वेयर आई जगह रिप्रेजेंट द वेक्टर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी और द डिस्टेंस 4 मीटर इन द z एक्सिस। अब देखो फोर्स जो है बॉडी को मूव कराया जा रहा है जबरदस्ती z डायरेक्शन में, यही तो बोला गया कि बॉडी को जबरदस्ती z डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, ठीक है। कौन से फोर्स से, यहाँ पे फोर्स क्या है आपका -i + 2j + 3k, क्लियर, Yes, ma'am. ठीक है। और जिसके वजह से ये बॉडी खिसकी है आपकी कितनी डिस्टेंस, 4 मीटर की डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि F.D होता है बेटा, याद रखना, वर्क इज इक्वल टू F.D, ठीक है। तो D कितना है हमारा 4 मीटर अलोंग z एक्शन, यानी कि D हो जाएगा बाबू मेरा 4k। समझ में आया कि नहीं, बताओ पहले, Yes, ma'am. समझ में आ गया। Yes, तो ma'am. अब मल्टीप्लाई करो, -i + 2j + 3k डॉट ऑफ 4k। तो मुझे बताओ कि बाकी सबके साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सब तो जीरो देगा, सिर्फ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं जीरो देगा ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर सीधे सीधे 12 हो गया। 12 क्या बोला है, वर्क जूल, 12 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। Yes, ma'am. क्लियर है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं। नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया, प्रूव दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। अरे ये तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। इसके बाद क्या दिया, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अच्छा, एक यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल होगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट के। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बेटा जी, कोई वेक्टर आएगी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल डायरेक्शन क्या होता है, n होता है। N, ma'am. तो यूनिट वेक्टर अगर पैरेलल है n के, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0. पैरेलल है तो एंगल 0 होगा, क्लियर है ना। तो देखो यही चीज़ इसमें बताई गई है, देखो
मैंने जो अभी आपको बताया, पहले A क्रॉस B बनाएंगे Yes, तो ma'am. ये मेरा आया। अब इसका मैग्नीट्यूड बनाएंगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड। अब बोला है कि हमें जो वेक्टर बनानी है वो इसके यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि अगर वेक्टर के पैरेलल वेक्टर बना दें तो वो से मतलब एंगल तो वही जीरो ही रहती है, तो हम उसी को साथ डिनोट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, और ये मैग्नीट्यूड है और ये हमारा वेक्टर है, तो ये निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना? Yes, ma'am. तो ये सारे क्वेश्चंस मैं कॉपी में देखूंगी। Okay. इसके बाद अ मैन रोज अ बोट विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन करना, डायरेक्शन वाले, ठीक है। अगर आपके बुक में है, मेरे कराने के बाद भी अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप जरूर करना। क्या? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन है। द शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, मतलब नीचे वाला 15 डिग्री यहाँ पर। ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शॉर्ट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन, सॉरी शॉर्ट लाइन है, शोर लाइन। क्या बोला है? ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन, ठीक है, Yes, और ma'am. परपेंडिकुलर टू द सोर लाइन। मतलब अगर ये हम बताएं तो ये सोर लाइन ये है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स अपने को निकालने हैं बेटा जी। क्या निकालना है? दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। Components. बस अपने पास तो नंबर तो है ही, 18 किलोमीटर स्पीड हो गई। कॉस ये तुम्हारा एंगल बस बनाना है। एक अगर आपका बताओ 15 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर उसके कंपोनेंट्स है, तो आपका क्या हो जाएगा? कैसे इसको करोगे बताओ? ये तो 90 डिग्री का एंगल है। Yes, ma'am. तो अ मैन रोज अ बोट एट स्पीड ऑफ 18 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, जब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है मतलब बीच में से कटेगी, बीच में से कटेगी यानी 45 डिग्री होगा, Yes, ma'am. 45 डिग्री होगा। और ये जब 45 है, नीचे जब 15 है, तो 15 और 45 60 डिग्री होगा ना। Yes, ma'am. तो कॉस का कितना लगाएंगे? 60 ही लगाएंगे। जी. क्लियर है ना? Yes, ma'am. तो इसको करो, हो जाएगा अपना, कर लोगे इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाए. व्हाट इज द क्वेश्चन? वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी इज दिस। हाँ, ये वाला हमने किया था बेटा जी, आई हैव डन दिस क्वेश्चन। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर इज 50 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कह रहा है कि एक कंपोनेंट जो है किसका, वेलोसिटी जो कि 100 है, उसका एक कंपोनेंट क्या है? 50 है। तो फाइंड द अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे बोल रहा है, अदर कंपोनेंट मुझे निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो पहले तो मैं छुपाऊँ। हाँ, आता है. आता है ना? याद आ गया आपको कि कैसे सॉल्व किया? कुछ नहीं होता, क्या था? वी एक्स इजिकल टू वट 50 कॉस, वो कंपोनेंट कॉस थीटा, और इसको तो हम लोग क्या पुट करेंगे, सॉरी what I'm writing, 50 is equal to 100 cos theta, right? So the like this way. अब दूसरा वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो बेटा जी। Yes. दूसरा वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो।